हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग सेम चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का नेक्स्ट पार्ट थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए आगे देखते हैं पार्ट थर्ड को। पार्ट थर्ड में हमारा न्यू टॉपिक है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830-48। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसको देखते हुए। एज कंजर्वेटिव ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर बट न्यू क्लास अपोज्ड स्ट्रिक्टली। पार्ट 2 में हमने आपको बताया कि 1815 के बाद द बैटल ऑफ वाटरलू विच टूक प्लेस इन 1815, उसमें नेपोलियन की हार होती है और कंजर्वेटिव सामने आते हैं। ये कंजर्वेटिव अपने पावर को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, लेकिन न्यू क्लास जो है न्यू क्लास इसका स्ट्रिक्टली अपोज करती है। 1815 के बाद बर्बन किंग्स जो अपने पावर को रीस्टोर कर रहा था, उसको फेंकने के लिए, ओवरथ्रोन करने के लिए बाय लिबरल रिवॉल्यूशनरीज, पहला अपीवल जो होता है हम देखेंगे। फर्स्ट अपीवल टूक प्लेस इन फ्रांस इन 1830। पहला अपीवल, पहला रिवोल्ट जो होता है वो फ्रांस में 1830 में होता है। और 1815 के बाद बर्बन किंग्स जो अपने पावर को रीस्टोर कर रहा था, उसको उखाड़ करके ये लिबरल रिवॉल्यूशनरीज फेंक देते हैं। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे कि ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस होता है। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस होता है जो नेशनलिज्म के स्पीड को काफ़ी मोबाइलाइज करता है। ये 1821 में ग्रीक में इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल स्टार्ट होता है। एंड ड्यूरिंग द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, नेशनलिस्ट got support from artists, poets, so that the ideas of nationalism got strong throughout the Europe. ये ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 में जैसे ही स्टार्ट होता है, इसने नेशनलिज्म के फीलिंग को और मोबाइलाइज किया, स्पीड को और इसने बढ़ाया। और साथ ही इस ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस में लोगों ने इसका सपोर्ट किया, आर्टिस्ट ने सपोर्ट किया, पोएट्स ने सपोर्ट किया और नेशनलिज्म के फीलिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाया थ्रू आउट द यूरोप। एंड बिकॉज ऑफ दैट ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज साइन इन 1832 एंड ग्रीक वाज डिक्लेयर्ड एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। और यह रिवोल्ट जो होता है यह इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि एट लास्ट इन 1832 एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में होता है। और यह ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो 1832 में होता है, ग्रीक को इंडिपेंडेंट नेशन जो है, इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। इस ग्रीक को इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड हो जाने के बाद हम देखेंगे कि पूरे यूरोप में एक अलग तरीके का मूवमेंट जो है स्टार्ट होता है, जिसे रोमांटिसिज्म के नाम से जाना जाता है। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस ख़त्म होता है, ग्रीक को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर्ड किया जाता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के माध्यम से इन 1832। और उसके बाद थ्रू आउट द यूरोप, चूँकि ग्रीक का जो रिवोल्ट है उसने नेशनलिज्म को और स्पीड दिया है, इसने मोबाइलाइज किया है इसने। इसके वजह से यूरोप में थ्रू आउट द यूरोप एक अलग तरीके का मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिसे रोमांटिसिज्म के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं रोमांटिसिज्म क्या है।
रोमांटिसिज्म जो है यह एक प्रकार का मूवमेंट जिसमें लोग आर्ट, म्यूजिक और लव के माध्यम से नेशनलिज्म को फैला रहे थे। स्नेह के माध्यम से नेशनलिज्म को स्प्रेड करने की चेष्टा कर रहे थे और हो रहा था। रोमांटिसिज्म को मानने वाले लोग ऐसा सोच रहे थे उस समय कि यदि नेशनलिज्म को स्प्रेड करना है तो आर्ट, म्यूजिक, अलग अलग तरीके का जो इफेक्टिव लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी क्रम में हम देखेंगे पोलिश एक लैंग्वेज था, है ना, जिसका इस्तेमाल चर्च गैदरिंग्स और ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के लिए किया गया। आगे हम देखेंगे हमारा नया टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। यह जो टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यह अराउंड 1830 के समक्ष दिस फिनोमेना टू प्लेस। आई मीन टू से दैट अराउंड 1830। और इस 1830 को, द ईयर ऑफ 1830 इज नॉन एज ए ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप। 1830 का जो यह ईयर है यह ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप के रूप में जाना जा रहा था। तो क्वेश्चन एक हमारे सामने आता है कि व्हाई डू वी कॉल 1830 द ईयर ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप। इसके बहुत सारे कारण थे, बहुत सारा कॉजेज था जिसको हम एक एक करके देखेंगे। जैसे पहला था, उस समय पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, पहला कारण था। दूसरा कारण क्या था कि लोग गांव से माइग्रेट होकर के अर्बन एरियाज़ में जो है जाने लगे, जिसके वजह से वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का जो है स्थिति, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है वहाँ पे क्रिएट हो गई। और इंक्रीज इन पॉवर्टी हम देखेंगे कि इसके वजह से पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा था, लोग एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट होकर के जा रहे थे, तो पॉवर्टी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही थी उस समय। आगे हम देखेंगे कि फूड प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या रहता है, क्रॉप फेलियर जो है होता है, और क्रॉप फेलियर के वजह से फूड प्राइसेस जो है इंक्रीज हो जाता है। और एट लास्ट हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन उस समय बढ़ता है और उसके वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉजेज ऑल्सो पॉवर्टी एट दैट मोमेंट। इन सारे वजहों से हम देखेंगे कि समाज में प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ जो है, जाहिर सी बात है, प्रोटेस्ट जो है होना चालू हुआ। और प्रोटेस्ट जब होना चालू हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ कि एक नई सरकार, रिपब्लिक गवर्नमेंट जो है सामने आती है। इतना सारा जब चीज़ हो जाता है तो लोग बेरोजगार होने लगे, भूखों मरने लगे, लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे जो है विद्रोह करने लगे सरकार के खिलाफ। और इसी क्रम में एक रिपब्लिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। वह रिपब्लिक गवर्नमेंट जो है लोगों को अलग अलग तरीके से शांत करने की एक तरह से काम करती है, अलग अलग तरीक़ों को अलग अलग तरीके से काम भी प्रोवाइड करती है। जैसे हम देखेंगे कि जो मेल थे, मेल अबव 21 ईयर्स, उनको यह गवर्नमेंट क्या कर रही है, सफरेज जो है प्रोवाइड करा रही है। सफरेज देते हैं उन लोगों को। सफरेज आप सब जानते हो, राइट टू वोट इज कॉल्ड सफरेज। दूसरा सबसे जो बड़ा है वह ग्रांटेड ये स्पेलिंग जो है इसका वोकैब ग्रांटेड, इसको आप देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। एंड ग्रांटेड द राइट टू वर्क, वह क्या करती है, गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट आती है वो लोगों को राइट टू वर्क देती है। और नेशन वर्कशॉप जो है सेटअप करती है एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करने के लिए। ये पार्ट 3 हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट
लेक्चर पार्ट 4 का हम आगे देखेंगे। थैंक यू।